हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, हम यूजीसी नेट के पीवाईक्यू को देख रहे थे, जिसमें हमने यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का पीवाईक्यू देखा है। पिछला क्वेश्चन 33 तक। आज हम 34 क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों को दोबारा हासिल करता है और प्रदर्शित करता है। ये हमारा स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है, सर्च इंजन एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो लोगों को अन्य वेबसाइटों से वेब पेज प्राप्त करने में मदद करता है। क्या हमारा दोनों कथन सही है या एक कथन सही है या दोनों गलत है? ठीक है, ये ऑप्शन दिया रहता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए है, दोनों सत्य है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों को दोबारा हासिल करता है तथा प्रदर्शित करता है, तथा सर्च इंजन एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो लोगों को अन्य वेबसाइटों से वेब पेज प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। अतः हमारा कथन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, हमारा ये सारे क्वेश्चन आईसीटी के हैं। एक साइड कंप्यूटर घटक दिया है और दूसरी साइड उसका विवरण दिया है और हमें आपको मैच कराना है। HDD, रैम, रोम, CRT, और इधर क्या है, विवरण दिया है और आपको मैच कराना है क्या है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसे कहते हैं, मेमोरी किसे, अस्थिर मेमोरी किसे कहते हैं, वाई मेमोरी किसे कहते हैं। तो सीधे हम आपको राइट ऑप्शन आंसर दिखाएंगे। इस तरह से आपको मैच कराना होता है। सूची 1 हमारा है और सूची 2 है। देखिए इसका राइट आंसर, HDD वाह्य मेमोरी है, रैम अस्थिर मेमोरी है, रोम नॉन राइटेबल मेमोरी है, CRT विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत कितने मिशन हैं? ये हमारा इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है, बी 8 है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को 2008 में भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए आरंभ किया गया था। इसमें कुल 8 मिशन थे। हमारा 8वां मिशन हमने यहाँ दिखाया आपको, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, जब भी आप पीवाईक्यू करने बैठे तो पेन कॉपी लेकर के बैठा करिए, ठीक है। और महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती हैं उसको तो आप श्योरली नोट कर लिया कीजिए। तो 8 मिशन कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, अस्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, और लास्ट है 8वां नंबर हमारा जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी चक्रवाती तूफान की 3 मिनट तक औसत स्थिर पवन गति की रेंज होती है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 से 60, 63 से 88 और 200 से 225। तो हमारा राइट ऑप्शन है 63 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ आप देख लीजिए, वर्ष 2019 के सुधार के बाद भारत मौसम विभाग विज्ञान के अनुसार किसी चक्रवाती तूफान की 3 मिनट तक औसत स्थिर पवन गति की रेंज 63 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 और 2 दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कि गलत है। पहला स्टेटमेंट है, पवन फार्म प्रायः सुदूर क्षेत्रों में पहाड़ियों के खुले शीर्ष हिस्सों अथवा समुद्र तटों पर स्थापित किए जाते हैं। जो पवन फार्म होते हैं, जो हवा के माध्यम से चलते हैं, उनको कहाँ बनाया जाता है, कहाँ स्थिर किया जाता है? तो यहाँ कथन दिया है कि सुदूर क्षेत्र में पहाड़ियों के खुले शीर्ष हिस्सों अथवा समुद्र तटों पर स्थापित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है कि इन सुदूर स्थानों पर पवन गति सतत होती है, मतलब एक गति से चलता रहता है। तो क्या हमारा दोनों ऑप्शन सही है? इस तरह से ऑप्शन दिया रहता है। तो हमारा राइट ऑप्शन सी है,
कथन एक तो सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, क्योंकि खुले स्थानों पर, समुद्र के तटों पर पवन असतत गति से चलता है, न कि सतत गति से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे यहाँ भी आपका सर्चर रीजन का क्वेश्चन है। देखिए, पहला है कथन ए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने में उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। और कथन है, इसका रीजन दिया है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई शुद्ध उत्सर्जन नहीं होता है। क्या दोनों सही है? देखिए, ऑप्शन दिया है और इसमें से राइट ऑप्शन बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी है, और यहाँ हमने हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, सौर मतलब जो हमें सूर्य से प्राप्त होती ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार तथा जल और बायोमास ऊर्जा आती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई शुद्ध उत्सर्जन नहीं होता है, परंतु कुछ विषयों में जैसे विद्युत उत्पादन करने में उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारा स्टेटमेंट 1 असर्शन है कि इसका पर्यावरण पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और दूसरा जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई शुद्ध रूप उत्सर्जन नहीं होता, तो ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायु प्रदूषण के मामले में वेजिंग सर्वाधिक संगत स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको देख लीजिए, वायु प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड वेजिंग के मामले में सर्वाधिक संगत स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव है। वेजिंग सांस संबंधी एक रोग है जिसमें श्वास लेते समय सीटी के समान उच्च ध्वनि का आभास होता है। जब आप सांस लेंगे ना, तो जैसे घर घर की आवाज़ आती है, जैसे सर्दी में आपको हो जाता है ना, तो ये किसके कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, SO2। अगला है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के उत्तम शासन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है? यहाँ ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, अकादमिक स्वायत्तता, वैधानिक स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता, प्रशासनिक स्वायत्तता। तो आपको तो बहुत इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन। हमारा राइट ऑप्शन ए है, ACD। ए है हमारा अकादमिक स्वायत्तता और सी है वित्तीय स्वायत्तता और लास्ट हमारा डी है प्रशासनिक स्वायत्तता। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा 11 नवंबर है। 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 नवंबर को ही भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री हैं अबुल कलाम जी का जन्म हुआ था, तो उनके बर्थडे को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 2 सूचियाँ दी हुई हैं और दोनों को हमें मिलाना है। सूची 1, सूची 2 दिया है स्टूडेंट। सूची 1 में है प्राचीन वैदिक शिक्षा और सूची 2 में उनकी विशेषताएं दी गई हैं, हमें सही सही मैच कराना है। तो वैदिक शिक्षा, प्राचीन वैदिक शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, उत्तर वैदिक शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, ब्राह्मणिक शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, बौद्धिक शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं थी। दूसरी साइड विशेषता दिया गया है, हमको मैच कराना है स्टूडेंट। हम सीधे आपको आंसर दिखा रहे हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया है सूची 1 है, पहला है प्राचीन वैदिक शिक्षा, तो इसको हम मैच कराएंगे, ज्ञान और अनुभव को समृद्ध बनाता है। जो प्राचीन वैदिक शिक्षा थी ये ज्ञान और अनुभव को समृद्ध बनाता है। उत्तर वैदिक शिक्षा वास्तविक ज्ञान मिथ्यात्व का निवारण करता है, मतलब वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है और जो मिथ्या चीज़ें हैं, झूठी चीज़ें, उसका निवारण करता है।
ब्राह्मणिक शिक्षा जो है ये चरित्र का निर्माण और आत्मसिद्धि पर बल देता है। और फोर्थ है हमारा बौद्ध शिक्षा प्रणाली। बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो है इसमें समानता का आधार प्रदान किया गया है, गुरु और शिष्य संबंध को आधार बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो आपको पता है कि शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये कथन कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग की है, जो जिसका कि संगठन 1964 से 1966 में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यानी पी मतलब नई शिक्षा नीति जो है 2020 का द्वारा यथा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा का नया पाठ्यक्रम क्या होगा? तो उसकी शैक्षिक व्यवस्था का जो है ढांचा ये पूछा गया है। तो ये आपको पता ही होगा कि 5+3+3+4 दिया गया है। यहाँ आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देख लीजिए, पहला जो शिक्षा है वो 3 साल के बच्चों के लिए स्टार्ट होगा। तो 3 साल के जो बच्चे हैं जिसे हम आंगनबाड़ी में भेजते हैं या प्री स्कूलिंग एज जिसे हम कहते हैं 3 से 6 ईयर, इसको हम फाउंडेशन ईयर कहते हैं, फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद 2 ईयर्स हमारा क्लास 1 से 2 है, एज बच्चे की 6 से लेकर के 8 वर्ष तक होती। तो 3 साल हमारा प्री स्कूल और 2 साल हमारा क्लास 1-2, मतलब 3 साल का जब बच्चा होगा तभी वो प्री स्कूल में जाने लगेगा, और 8 वर्ष का जब बच्चा होगा तो वह कक्षा 2 में पढ़ेगा। तो ये हमारा फाउंडेशन कोर्स रहता है। तो 3 हो गया, 3 2 5, 5 हो गया। देखिए यहाँ दिया है ना 5 +3 का मतलब 3 ईयर्स, यहाँ देखिएगा 3 ईयर्स क्लास 3 to 5, मतलब जब बच्चा कक्षा 3 से 5 में जाता है तो ये जो 3 साल होता है इसको 3 किया गया, +3, इसको कहते हैं प्रोपेटरी। ठीक है, ये है प्रोपेटरी। फिर है हमारा 3 साल क्लास 6 to 8, एज 11 to 14, इसमें मिडिल एज है, ये मिडिल क्लास है। इसका भी देखिए 3 ईयर्स, यहाँ +3 फिर कर दिया गया, +4 में क्या आएगा 4 ईयर्स 9 to 12, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की जो पढ़ाई है इसको हम सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा NEP क्या है 5+3+3+4, हमारा राइट ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश पे आधारित 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। ये गद्यांश स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से करके पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको बहुत स्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं दिखा रही हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस बेस पे जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा। आप जितना अच्छा पैसेज पढ़ोगे, जितने ध्यान से पढ़ोगे, आप उतना अच्छा आंसर दे पाओगे। इसको देखिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय का बहुत अभाव होता है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस पे जो क्वेश्चन होता है, जब पहले आप क्वेश्चन पढ़ करके इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें आंसर कहाँ से देना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, कक्षा प्रबंधन परंपरा के अनुसार प्रभावी शिक्षक प्रबंधक क्या है? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हम दिखा रहे हैं, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। डी है, कक्षा प्रबंधन परंपरा के अनुसार प्रभावी शिक्षक प्रबंधन विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से कक्षा पठन पाठन में सहभागी बनाने हेतु कक्षा नियमों और रूटीन को शामिल करता है। हमारा विकल्प डी सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपका पैसेज पे ही आधारित क्वेश्चन है, आप इसको अपने से भी कर लीजिएगा, आंसर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत होती है कि आपने कितना अच्छे से पैसेज को पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक क्या है? तो यहाँ हम आंसर दिखा रहे हैं, कक्षा प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक समस्या घटित होने से पहले उसे रोकता है। मतलब कोई समस्या घटित हो तो उससे पहले वो उसको रोक देता है। अगला है, कोई शिक्षक प्रभावी प्रबंधक तभी होता है यदि वह, तो राइट ऑप्शन डी है,
कि दुर्व्यवहार को रोकता है। जब आप दुर्व्यवहार को रोक देंगे तब आप एक प्रभाविक प्रबंधक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शिक्षक जो किसी अधिगमकर्ता की भावनाओं, मनोवैज्ञानिक जरूरतों और मनोभावों पर बल देता है उसे कहा जाता है निम्नलिखित परंपरा का अनुपालन करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए है, मानवतावादी परंपरा। वह शिक्षक जो किसी शिक्षार्थी की भावनाओं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और मनोभावनाओं पर बल देता है उसे मानवतावादी परंपरा का अनुपालन करने वाला कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये आज का PYQ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट PYQ प्रोवाइड करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं स्टूडेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।